नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक नए जोश, नई उत्साह, नई उमंग, नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि थंबनेल पे आप देख रहे हैं और आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है RAS क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय हजारों विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12th पास किए हैं, हजारों विद्यार्थी ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर में आए हैं, कोई सेकेंड ईयर में आए हैं, जिनका जिनका ऑब्जेक्ट जो है वो सिविल सेवा में जाना है। उनको राजस्थान में है तो उनको प्रशासनिक अधिकारी बनना है। उनको ये पता है कि मुझे RS बनना है, लेकिन ये नहीं पता है कि RS क्या है, उसकी डिटेल क्या है। RS की A to Z डिटेल जो है वो प्यारे विद्यार्थियों हम इस क्लास में करने जा रहे हैं। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक का उत्कर्ष का ये वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि ये आपके जीवन की पूरी दशा को बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की हमारे इस क्लास के माध्यम से RS क्या है, A to Z डिटेल तो होगी, साथ ही साथ एग्जाम का प्रोसेस क्या है। मतलब RS को सिविल सर्विसेज एग्जाम क्यों कहते हैं और सिविल सर्विसेज एग्जाम के कौन कौन से चरण हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। क्या अंतर है वनडे एग्जाम्स में और RS के एग्जाम में, क्या अंतर है SI के एग्जाम में और RS के एग्जाम में, क्या अंतर है IAS के एग्जाम में और RS के एग्जाम में। ये तमाम चीजें अगर आपको देखनी हो, जाननी हो, समझनी हो तो प्यारे विद्यार्थियों आप इसको देखिए। साथ ही साथ कितनी सैलरी मिलती है और साथ ही साथ आपका प्रमोशन जो है वो किस प्रकार से होता है और फैसिलिटीज की क्या क्या भूमिका होती है, पावर क्या क्या होता है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले जो है RS क्या है। RS जो है राजस्थान प्रशासनिक सेवा, RS का फुल फॉर्म जो है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है, उसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपकी सैलरी क्या है, आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, साथ ही साथ आप इसकी तैयारी करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाएं, ये बिंदु जो है उस पर हम स्पेशली आज इस पर कवर करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की पूरी जानकारी के लिए आप जो है वो इस पे आइए। सबसे पहले आप एकदम बेसिक ध्यान रखना, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि सर मैं RS की तैयारी करना चाहता हूं, सर मुझे तो RS का फुल फॉर्म नहीं पता है। तो प्यारे विद्यार्थियों RS का फुल फॉर्म जो है वो यहां पर आप याद रखना। RS का फुल फॉर्म है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, अर्थात राजस्थान प्रशासनिक सेवा जो है वो इसका पूरा नाम है। RS का पूरा नाम राजस्थान प्रशासनिक सेवा है, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम का नाम RS है। उस RS के एग्जाम के तहत जो पद मिलते हैं, जो पोस्ट आपको मिलती है वो बहुत सारी पोस्ट है, जैसे SDM, जैसे DYSP, जैसे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, है ना, RTS, तहसीलदार, ऐसे कई मेन पोस्ट में आएंगे, कई एलाइड पोस्ट के अंदर वहां पर आएंगे। अब राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित राज्य की प्रशासनिक सेवा है। इस एग्जाम को कौन करवाता है? क्या बोर्ड करवाता है? नहीं, इसको जो है हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है, जिसको हम RPSC कहते हैं। RPSC एक संवैधानिक संस्था है, उसका उल्लेख बाकायदा संविधान में है। हर राज्य में लोक सेवा आयोग और केंद्रीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर भी अपना एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो RPSC जो अजमेर में है वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इस एग्जाम लेता है। चयनित अधिकारी, ध्यान रखना, राज्य के प्रशासन को चलाते हैं। जैसे आप देखोगे राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर सत्ताएं, सरकारें बदलती रहती है, लेकिन प्रशासन की और राजनीति का रीढ़ जो है वो IAS अधिकारियों को माना जाता है। और IAS अधिकारी जो थे ना, उनकी स्थापना जो भारत में IAS सेवा जो है वो अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी। और अंग्रेज जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा को इस्पात का ढांचा कहते थे, स्टील फ्रेम ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और ध्यान रखना, उस IAS ने, भारतीय प्रशासनिक सेवा ने देश की आजादी के बाद देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। इसी प्रकार आधुनिक राजस्थान के निर्माण के अंदर राज्य प्रशासनिक सेवा जो है, जिसको हम राजस्थान प्रशासनिक सेवा RS कहते हैं, RS अधिकारियों ने आधुनिक राजस्थान के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। प्यारे विद्यार्थियों, चयनित अधिकारी राज्य का प्रशासन चलाते हैं, उसी में SDM, DYSP, तहसीलदार जैसे पद आपको मिलते हैं। ये आपको यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखना होगा। अब है RS क्यों बनना चाहिए।
मतलब जैसे आप देखते हो कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छे पैकेज में एमबीबीएस में किसी अच्छी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, कई आईआईटीएन हैं जो किसी बहुत बड़ी एमएनसी के अंदर बहुत ऊंचे पदों पर है, बहुत अच्छा पैकेज उनका है। मैंने देखा कई लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी सेटल है, लेकिन वो अपनी उस नौकरी को छोड़कर, जैसे अभी हमने इंटरव्यू लिए 2024 वाले में, 2023 में मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो ओएनजीसी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में कहीं ना कहीं वो पढ़ाने में वहां पर उनकी भूमिका है, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी पोस्ट को छोड़ करके वो आरएस बनना चाहते हैं। तो दिमाग में क्वेश्चन तो आएगा कि सर आरएस क्यों बनना चाहते हैं? तो ध्यान रखना, आरएस जो है राजस्थान की सबसे उच्च प्रशासनिक सेवा है। ये आपके सामाजिक प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाती है। जैसे एक डॉक्टर जो होता है ना, निश्चित रूप से एक डॉक्टर इस धरती पर भगवान माना जाता है, कोई दो राय नहीं है उसके अंदर। लेकिन डॉक्टर जो है वो केवल बीमारी का इलाज कर सकता है, बीमारी किन कारणों से फैल रही है उसका इलाज जो है वो एसडीएम कर सकता है। मतलब अगर एक डॉक्टर एसडीएम बन जाए तो दोनों डिफरेंस क्या होगा? डॉक्टर केवल बीमारी का इलाज कर सकता है, लेकिन एसडीएम जो है बीमारी के साथ साथ, क्योंकि वो डॉक्टर भी है, तो एसडीएम जो है अगर कोई डॉक्टर एसडीएम बन जाता है तो बीमारी के साथ बीमारी किन कारणों से फैल रही है उसका भी इलाज कर सकता है। एक डॉक्टर जो है वो केवल चिकित्सा के क्षेत्र में है, लेकिन वही एसडीएम बन जाए तो उसके पास शैक्षणिक क्षेत्र भी होगा, मेडिकल का क्षेत्र भी होगा, रेवेन्यू का क्षेत्र भी उसके पास में होगा, इलेक्शन का क्षेत्र भी उसके पास में होगा, सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन भी उसके पास में होगा, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करना भी होगा। इसलिए एक ब्लॉक लेवल पर एसडीएम जो है वो राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित, ध्यान रखना, ये पद माना जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो है इसी कारण से, मतलब इसकी प्रतिष्ठा समाज में सबसे अधिक होती है, इसलिए हर कोई एक अच्छे पद के बावजूद आरएस अधिकारी बनना चाहता है। कई विद्यार्थी मैंने ऐसे देखे हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ऊंचे पदों पर थे, लेकिन उन्होंने उन उच्च पदों को त्याग करके अपने राज्य के विकास के लिए वो राजस्थान में आरएस का एग्जाम देते हैं और टॉप कर जाते हैं। तो सम्मानित सरकारी नौकरी है, अच्छी सैलरी, ध्यान रखना इसकी सैलरी जो है बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। जैसे एसडीएम बन गए तो एसडीएम बनने में शानदार क्वार्टर, शानदार गाड़ी, और आपके साथ में आपके अंगरक्षक भी रहेंगे, आपके साथ आपकी सिक्योरिटी भी रहेगी, आपके पास आपका क्वार्टर रहेगा, बहुत सारी गवर्नमेंट और मेडिकल फैसिलिटीज आपके पास रहेगी। इसलिए हर किसी को आरएस की सेवा जो है आपको आकर्षित करती है। जब 15 अगस्त का दिन होगा, राष्ट्रीय पर्व होगा, 26 जनवरी का दिन होगा, उस समय उस ब्लॉक के अंदर एसडीएम जो है वो गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि होता है। और ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, मुख्य अतिथि बनकर के वो अपने ब्लॉक के लोगों को सम्मानित करता है। ये चीजें जो है उसको इस पद के लिए आकर्षित करती है। साथ ही साथ एक प्रशासनिक अधिकारी के पास बहुत सारे प्रशासनिक पावर्स होते हैं, और ऐसा नहीं कि हर कोई चाहता है कि सर मैं इस प्रशासनिक आरएस बन करके मैं सर आम लोगों की सेवा में अपनी भूमिका अदा करना चाहता हूं, सर मैं मम्मी पापा के सपने को साकार करना चाहता हूं। मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनूं, क्योंकि सर प्रशासनिक अधिकारी के पास में बहुत सारी पावर्स होती हैं और उसके पास समाज सेवा के लिए, अपने गांव के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने के बहुत सारे अवसर भी होते हैं। इसलिए यहां लिखा हुआ है कैरियर की ग्रोथ बहुत शानदार होती है और प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत अच्छी होती है। एक आरएस अधिकारी जो है एक निश्चित समय अंतराल के बाद में प्रमोट होते हुए कलेक्टर तक जाता है और वो संभागीय आयुक्त भी बनता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपने देखा होगा कि आरएस के माध्यम से एक कोटा जो है वो आईएएस के अंदर भी है, तो वहां तक आपको पहुंचने का अवसर मिलता है। इसलिए राजस्थान के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी पद को लेकर अगर विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा चर्चा रहती है तो वो आरएस का पद है। मैंने कई बार, चूंकि 22 से 23 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, मैंने कई बार देखा है कई लोग जो है पटवारी में सिलेक्शन हो गया, लेकिन अब उद्देश्य सर मुझे आरएस बनना है, वीडियो में सिलेक्ट हो गया सर मुझे आरएस बनना है, सेकंड ग्रेड में सिलेक्ट हो गए सर मुझे आरएस बनना है, डॉक्टर बन गए सर मुझे आरएस बनना है। इसका मतलब कुछ तो है जो आपको आरएस बनने के लिए प्रेरित कर रहा है, और वो
चीजें क्या है, एक सम्मानित सरकारी नौकरी, अच्छी सैलरी, गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज, समाज में शानदार प्रतिष्ठा, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, कैरियर की ग्रोथ और प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज होने के कारण जो है हर बंदा आरएस अधिकारी बनना चाहता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद जो है आरएस ऑफिसर क्या काम करता है, मतलब वो काम क्या करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक आरएस ऑफिसर का जो मेन काम है, देखो बहुत सारे काम तो जब आप ट्रेनिंग करोगे ना तब आपको पता लगेगा, मैं तो कम से कम 50 काम करता है, लेकिन मैं तो 5 पॉइंट आपको सब बता रहा हूं। सबसे पहला, अपने ब्लॉक में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, अर्थात कानून व्यवस्थाओं को बनाए रखना। नंबर 2, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो बहुत सारी योजनाएं होती है उन योजनाओं को लागू करना, मतलब सरकारी योजनाओं को लागू करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जन समस्याओं का समाधान करना, जनता की समस्याओं का समाधान करना, और साथ साथ प्रशासनिक निर्णय लेना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजंस होते हैं कि अपने ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए वो क्या कर सकता है, ये निर्णय लेने का अधिकार भी उसके पास में है। और प्यारे विद्यार्थियों, रेवेन्यू और डेवलपमेंट के कार्य देखना भी आरएस अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। और आपको बहुत सारे काम, तो जब आप बन जाओगे आरएस अधिकारी तब आपको बहुत सारे काम सिखाए जाएंगे। तो आरएस ऑफिसर्स क्या काम करता है, आरएस बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए। आरएस बनने के लिए पहली योग्यता तो है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है, आपकी उम्र जो है वो 21 वर्ष हो चुकी हो, 21 ईयर्स अगर आप हो चुके हैं, और अगर आप आरक्षित वर्ग में हैं तो जो उच्च आयु है, मतलब अपर साइड जो आपकी है 21 से लेकर 40, उसमें कई वर्गों को उसमें छूट दी गई है। तो ये आप स्पेशली यहां पर ध्यान रखना। कौन कौन आरएस एग्जाम दे सकता है, ये बड़ा क्वेश्चन है कि सर आरएस का एग्जाम कौन कौन दे सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि आप ग्रेजुएट हैं, वो चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीटेक का विद्यार्थी हो, वो तमाम विद्यार्थी जो है वो आरएस के एग्जाम को दे सकते हैं। बस उसका ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। यहां तक कि अगर आप 3rd ईयर में अपीयरिंग हैं, 3rd ईयर में हैं और आरएस की वैकेंसी आ गई है तो आप अपीयर हो सकते हो। बस जब आपका इंटरव्यू हो तब आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। साथ साथ फाइनल ईयर का स्टूडेंट, मैंने कहा कि अभी अगर आप 3rd ईयर में हो तब भी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो, लेकिन इंटरव्यू जब आप दे रहे हो तब आपके पास में डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। सर हिंदी मीडियम का दे सकता है क्या सर इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी एग्जाम दे सकता है? तो मैं कहना चाहूंगा, चाहे हिंदी मीडियम का हो और चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों विद्यार्थी जो है इस आरएस के एग्जाम को दे सकते हैं। सर मान लीजिए मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूं, सर मैं किसी एमएनसी में काम करता हूं, सर मैं ऑलरेडी प्राइवेट जॉब में हूं, सर मैं सरकारी जॉब में वीडियो हूं, सर मैं पटवारी हूं, क्या मैं दे सकता हूं? तो ध्यान रखना, वे तमाम लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, साथ ही साथ ग्रेजुएट हो, तो आप एग्जाम दे सकते हो। किसी प्रकार की कोई रुकावट आपके लिए नहीं है। आपने देखा भी होगा, इस बार के जो आरएस के टॉपर हैं वो पहले वीडियो थे और बाद में जो है वो आरएस में आए हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पटवारी थे और उसके बाद आरएस बने हैं। बहुत सारे ऐसे भी थे जो आरएस 2021 के एसआई 2021 के थ्रू वो सब इंस्पेक्टर बने थे। हालांकि वो भर्ती रद्द हो गई है, लेकिन उन एसआई में से बहुत सारे इस बार आरएस के एग्जाम में सेलेक्ट होकर के उन्होंने ये साबित किया है कि हम निर्दोष थे, लेकिन हम योग्य थे। हमें आरएस बन करके उन्होंने जो एक प्रकार का क्वेश्चन मार्क था उसको हटाने का प्रयास किया है। तो ये पॉइंट था, कौन कौन आरएस एग्जाम दे सकता है। तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक के सभी विद्यार्थी, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों, और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी इसमें जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा, जब ये सब चीजें आप जान लेते हो प्यारे विद्यार्थियों, तब हमारे सामने एक बड़ा पॉइंट आता है कि सर आरएस का एग्जाम का पैटर्न क्या है, आरएस एग्जाम पैटर्न क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरी बात को याद रखना कि आरएस का एग्जाम जो है, आप याद रखना, आरएस एग्जाम जो है वो बेसिकली एक सिविल सर्विसेज एग्जाम है। आरएस का एग्जाम जो है ये बेसिकली एक सिविल सर्विसेज एग्जाम है। और सिविल सेवा का जो भी एग्जाम होगा, सिविल सेवा जहां पर भी हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस का हो, चाहे गुजरात पीसीएस का हो, तो उस सिविल सेवा के आप लोग ध्यान रखना 3 चरण होंगे। वो 3 चरण जो है, सबसे पहला चरण होगा
उसको हम कहते हैं प्री एग्जाम। जो पहला चरण होगा वो प्री एग्जाम होगा। ऐसे ही आरएस के अंदर भी सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा। इसी को हिंदी में कहते हैं हम आरंभिक परीक्षा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आरंभिक परीक्षा जो होती है ना, वो एक प्रकार की छंटनी परीक्षा होती है। आरंभिक परीक्षा जो है वो एक प्रकार की छंटनी परीक्षा होती है। छंटनी का मतलब क्या हुआ? भीड़ से अलग करना। जैसे सपोज कीजिए कि आरएस 2026 की वैकेंसी आती है और उसमें 1000 पद है। हमने मान लिया कि आरएस 2026 में आरपीएससी ने मान लीजिए कि 1000 पद जारी किए। उन 1000 पदों के लिए 10 लाख फॉर्म भरे गए। तो मैं कह रहा हूं चाहे 10 लाख फॉर्म भरे जाए, चाहे 15 लाख फॉर्म भरे जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी 1000 है, तो प्री एग्जाम में पास होंगे 15,000। मतलब लगभग 15 गुना बच्चों को पास करते हैं। कुछ आरक्षित वर्ग में उसके और गुना ज्यादा है, 1 पॉइंट कुछ ज्यादा होता है, लेकिन कुल मिला के अगर एवरेज लें तो 15 गुना बच्चे वहां पर पास होते हैं। मतलब अगर 1000 वैकेंसी है, मैं कह सकता हूं कि अगर आरएस की 1000 वैकेंसी आई है तो प्री में पास होंगे 15,000। फॉर्म कितने भरे गए थे? 10 लाख। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, उस 10 लाख में से सबसे पहले उन 15,000 विद्यार्थियों को अलग किया जाएगा। इसलिए इस प्री एग्जाम को छंटनी परीक्षा कहते हैं, क्योंकि इसमें भीड़ से अलग किया जाता है। आप में से एक विद्यार्थी पूछ रहा है कि सर क्या प्री एग्जाम के नंबर जुड़ते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। प्री एग्जाम केवल क्वालिफाइंग है। आप चाहे कितने ही परसेंट नंबर लाओ, 90% लाओ, 80% लाओ, अगर आपने कट ऑफ को पार कर लिया है तो जो नंबर आपके आते हैं वो इस पूरे प्रोसेस में कहीं जुड़ते नहीं हैं। बस प्री एग्जाम पास किया मतलब भीड़ से आपकी छंटनी हुई, उसके बाद मेंस होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप याद रखना कि जो मेंस का एग्जाम है, जैसे मैं इससे थोड़ा हटके बात बताऊं कि अगर आरएस का एग्जाम है तो आरएस के एग्जाम में इसके 3 चरण प्यारे विद्यार्थी होंगे। सबसे पहले इसके 3 चरण यहां पर आप देखोगे। उन 3 चरणों में सबसे पहले आपको पता है कि जो पहला चरण होगा उसको हम प्री एग्जाम कहते हैं, उसी को हम आरंभिक परीक्षा कहते हैं। ये जो प्री एग्जाम है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें केवल ओनली 1 पेपर है, केवल एक पेपर है यहां पर। और जो केवल एक पेपर है उसी पेपर का नाम है जीके एंड जीएस, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान उस पेपर का नाम है। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान जो है उस पेपर का नाम है। जब सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान उस पेपर का नाम है प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इस पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। वो 150 क्वेश्चंस जो है वो टोटल 200 मार्क्स के होंगे, 200 नंबर उसके होंगे। 150 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। और ध्यान रखना, अगर आपने गलत किया तो 1/3 नंबर आपके कटेंगे, अर्थात नेगेटिव मार्किंग भी लागू है। और मैंने कहा कि प्री एग्जाम जो है वो आपकी छंटनी परीक्षा है, वो आपकी छंटनी परीक्षा है। और पेपर का पैटर्न जो होगा वो MCQ होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। जैसे भारत की राजधानी कौन सी है? ABCD, कोई एक छांटना है और जो उत्तर होगा उसको आपको ओएमआर सीट में भरना है। बस ये आपको करना है। मतलब ये पहला जो चरण है ये आपका रिटर्न नहीं है, इसमें MCQ क्वेश्चंस यहां पर आपके आएंगे। अब होगा सेकंड चरण। दूसरा चरण जो है प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे चरण को आप लोग ध्यान रखना, सेकंड फेज जो है उसी को हम कहते हैं मेंस का एग्जाम। इसी को हिंदी में कहते हैं मुख्य परीक्षा। जो सेकंड फेज है उसको कहते हैं मुख्य परीक्षा। और आप लोग याद रखना कि जो मेंस का एग्जाम होता है ये एग्जाम रिटन फॉर्म में होता है। ये एग्जाम किस फॉर्म में होगा? ये रिटन फॉर्म में होगा। और जब रिटन फॉर्म में होगा तो आपको कितने शब्दों में लिखना है? तो 50 शब्दों वाले क्वेश्चन होंगे और 150 शब्दों वाले क्वेश्चन होंगे। 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। पहले तो होता था 15, 50 और 100, लेकिन 2026 का जो नया सिलेबस आया है उस नए सिलेबस के आधार पर अब कर दिया गया है आपका 50 और 150। प्यारे विद्यार्थियों, जो मेंस एग्जाम है, ये मेंस एग्जाम टोटल जो है वो टोटल 4 पेपर होंगे। मेंस में टोटल कितने पेपर होंगे? 4 पेपर। प्रत्येक पेपर 200 नंबर का होगा, तो 200 × 4 = 800। मतलब टोटल आपके जो नंबर मेंस के बनेंगे वो 800 बनेंगे।
और चौथा तीसरा फेज जो है उसको हम कहते हैं इंटरव्यू, वो तो आपका 100 नंबर का है। इसलिए मेरिट बनने में जो सबसे अहम रोल अदा करेगा, वो सबसे अहम रोल जो है वो अदा करेगा आपका मेंस। अगर आपने मेंस में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर लिए तो इंटरव्यू में अगर आपके कम नंबर आए हैं तो भी आप टॉप कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, इसी कड़ी में जो 4 पेपर है, उस 4 पेपर में आपको के सर जो 4 पेपर है उसमें क्या क्या है, तो आप लोग ध्यान रखना। उसमें 4 पेपर है। पेपर फर्स्ट, नंबर 2 पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ। अब यहां पर एक चीज और देखो, जो पेपर फोर्थ है उसमें 3 चीजें हैं 2026 के सिलेबस के हिसाब से। उसमें हिंदी है, इंग्लिश है और आपका ऐसे है, मतलब 40 नंबर का ऐसे है, और ऐसे को आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो। पेपर फर्स्ट जो है, पेपर फर्स्ट में 3 यूनिट होगी। जो पेपर फर्स्ट आपका है, इस पेपर फर्स्ट में भी 3 यूनिट होगी, मतलब हर पेपर में 3 यूनिट है। जीएस के पेपर में ध्यान रखना, 3 पेपर जो है, देखो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, ये तीनों पेपर जीएस के हैं, जनरल स्टडी के हैं, और ये आपका भाषा ज्ञान का है। तो जो पेपर होगा प्रत्येक पेपर 200 नंबर का है, और उस 200 नंबर में प्रत्येक पेपर में 3 यूनिट है। जैसे पेपर फर्स्ट की 3 यूनिट है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, और उसके बाद तीसरी यूनिट में 3 टॉपिक एक साथ जोड़े गए हैं, जैसे सोशियोलॉजी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इस प्रकार से। और पेपर सेकंड में आप जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगी ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रशासकीय नीति शास्त्र। उसके बाद पेपर थर्ड में जाओगे तो पॉलिटी एंड आईआर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको पता है कि आपका साइकोलॉजी का, जिसको हम कहते हैं, जो थर्ड पेपर में 2 यूनिट विधि वाली जोड़ी गई है, वो आपका होगा। पेपर फोर्थ मैंने कहा हिंदी, इंग्लिश और ऐसे वाला पेपर होगा, तो ये आपका होगा। अब जो बच्चा, मैंने कहा जो बच्चा प्री पास करेगा, उन प्री पास करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेंस लिखने का अधिकार होगा। मतलब प्री के नंबर नहीं जुड़ते हैं, नंबर जुड़ेंगे मेंस के, और मेंस जो है वो आपकी बाकायदा पूरी रिटन फॉर्म में होती है। मेंस आपका पूरा रिटन फॉर्म में होगा। मेंस के अंदर आप याद रखना कि मेंस में टोटल जो है आपके 4 पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर 200 नंबर का है, तो टोटल हो गया 800। लिखना कैसे है? एमसीक्यू नहीं, आपको रिटन फॉर्म में लिखना है, 50 शब्दों में और 150 शब्दों में। जैसे 50 शब्दों में क्वेश्चन पूछ लिया गया, सहायक संधि प्रणाली क्या थी, 50 शब्दों में। 150 शब्दों में क्वेश्चन पूछ लिया गया, राजाराम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण में निश्चित रूप से सर्वोपरि थे, स्पष्ट कीजिए। तो अभी तक आपने कॉपियां भरी हैं, आपको यह पता नहीं है कि स्पष्ट कीजिए में कैसे लिखते हैं, मूल्यांकन कीजिए में कैसे लिखते हैं, आलोचनात्मक मूल्यांकन कैसे लिखते हैं, वर्णन कीजिए में कैसे लिखते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए में कैसे लिखते हैं, और अंतर स्पष्ट कीजिए में कैसे लिखते हैं, और तुलना कीजिए में कैसे लिखते हैं। जो विद्यार्थी मेंस की तैयारी के दौरान इन छोटे छोटे वर्ड्स को जान लेता है, ध्यान रखना वो टॉप रैंक में आता है। कई बार तुम देखते होंगे कि कई बार बहुत अच्छा ज्ञानी विद्यार्थी रह जाता है, मतलब उसके पास नॉलेज है, फुल नॉलेज है, लेकिन वो तो रह गया और उससे कम नॉलेज वाला सिलेक्ट हो गया। तो लोग कहते हैं कि यार इसको किसने सिलेक्ट कर लिया, यार मेरी तुलना में इसको तो कुछ नहीं आता। अरे भाई, इसको वो आता है जो उसने पूछा था। और दूसरा, इसका प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन है। ये 50 शब्दों में वही लिख के आया जो वहां पर पूछा गया था, ये 150 शब्दों में वही लिख के आया जो उसको पूछा गया था। कई बार क्या होता है, जैसे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कोई हिस्ट्री का लड़का है और क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का मूल्यांकन कीजिए। अब उसको मूल्यांकन से कोई मतलब नहीं है, वो तो गांधी जी के बारे में जितना आता है वो लिख के आ गया। नंबर नहीं मिलेंगे। ये आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का एग्जाम नहीं है, ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है, ये कंपटीशन एग्जाम है। इसमें आपको वही लिखना है जो पूछा गया है। और इस छोटी सी चीज को जो पहचान लेगा कि क्या पूछा गया है और मैं क्या लिख के आ रहा हूं, वो ध्यान रखना, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही इस एग्जाम को पास करेगा। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखना, वो टॉप रैंक में आएगा। कितनी बड़ी बात है।
इसलिए जो आईआईटियंस होते हैं, जिन्होंने कभी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी कभी पढ़ी नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं, इन पेपर्स का नाम जीके एंड जीएस है, वो इसी के हिसाब से इनको तैयार करते हैं और झंडे गाड़ देते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप इस समय 12th क्लास पास करके आए हैं, यदि आप फर्स्ट ईयर हैं, यदि आप सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, तो उत्कर्ष के किसी सेमिनार को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि उत्कर्ष के सेमिनार के अंदर इन छोटी छोटी बातों को बहुत बेहतर तरीके से हमारे फैकल्टी एक्सपर्ट्स और हमारे टॉपर्स बताते हैं सफलता के सूत्र, और उसके माध्यम से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। और मैं हमेशा विद्यार्थियों को एक बात कहता हूं कि जब आप ठान लो कि मुझे आरएस बनना है, तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले 5 से 6 दिन आप अपने सिलेबस को देखिए कि एग्जैक्टली आरएएस का सिलेबस क्या है, प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, और यहां तक ध्यान रखें सिलेबस में कहां पर कोमा है और कहां पर फुल स्टॉप है। यह सफलता का पहली सीढ़ी है। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा है, वो पढ़ते रहते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि ये टॉपिक जो आरएस के सिलेबस में है या नहीं है। हमेशा एक चीज याद रखना, एकेडमिक एग्जाम में जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, वहां पर इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना है, लेकिन आरएस जैसा सिविल सर्विसेज एग्जाम है उसमें इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है, अर्थात वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। इस सूत्र को बांध लो। और जो विद्यार्थी यहां से मेंस पास करते हैं, मेंस जो पास करते हैं, उन पास करने वाले विद्यार्थियों का इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू जो है वो आरपीसी लेती है, 4 बोर्ड मेंबर्स वहां बैठते हैं, और प्यारे विद्यार्थियों ये 100 नंबर का होता है। अभी लेटेस्ट इन्होंने इंटरव्यू की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने का प्रयास इस बार आरपीएससी ने कहा है। जैसे उन्होंने इंटरव्यू को जो है कुछ भागों में डिवाइड किया है कि उस बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, उसकी सामान्य चेतना कैसी है, उसकी वर्बल और नॉन वर्बल थिंकिंग कैसी है, मतलब कई पॉइंट्स को आधार बना के उसका एग्जाम होता है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, जो इंटरव्यू जो होता है ना, वो आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है। सर क्या बात कर रहे हो? यस, वो आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, क्योंकि नॉलेज तो आपके पास प्री एग्जाम में था, तभी तो आपने पास कर लिया। नॉलेज का आपके पास एनालिसिस था, ज्ञान का विश्लेषण आपके पास था, तभी तो आपने मेंस पास कर लिया। तो सर फिर किसका एग्जाम है इंटरव्यू? इंटरव्यू जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। और उस समय कितने कॉन्फिडेंस के साथ में आप अपनी ईमानदारी को अभिव्यक्त करते हो, कितनी स्पष्टता के साथ आप अपने नेतृत्व के गुण को अभिव्यक्त करते हो, कितनी स्पष्टता के साथ आप किसी जटिल बिंदु को दिया जाए, जैसे किसी क्षेत्र में आगजनी की घटना हुई है, दंगे हो गए हैं, तो एज ए एसडीएम आप कौन कौन से कदम उठाओगे। मतलब इस प्रकार के जो सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, उन सिचुएशनल क्वेश्चंस का जवाब आप किस प्रकार से देते हो, उस समय आपके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस होता है, जो लालिमा होती है, वो आपके नंबर को दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि सर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। नहीं, आपके पास आपको आता है तभी तो आपका इंटरव्यू कॉल हुआ है। मतलब 10 लाख में से 15,000 विद्यार्थी प्री पास करते हैं, उस 15,000 में से 3,000 का इंटरव्यू कॉल हुआ है, तो आपके पास नॉलेज था, नॉलेज का एनालिसिस था, तभी तो आपने किया। अब आपका गया व्यक्तित्व का परीक्षण। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, उत्कर्ष राजस्थान का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर फाउंडेशन बैच के विद्यार्थियों का मॉक इंटरव्यू लेकर के उन्हें अपनी प्री और मेंस की तैयारी के दौरान ही यह सिखाया जाता है कि आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से आपका इंटरव्यू रूम होता है, कैसे इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जहां आपको नहीं आता है वहां आप सॉरी बोल सकते हो, लेकिन सिचुएशनल क्वेश्चंस का
उत्तर देना जरूरी होता है कि अगर कोई सिचुएशन दी गई है तो वहां पर उसको अटेम्प्ट करना आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। तो ये चूंकि जितने भी इंडिया के सिविल सर्विसेज एग्जाम हैं, उन सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्यारे विद्यार्थी की विशेषता है कि वो 3 चरण में होते हैं। तो ये 3 चरण यहां पर होंगे। फिर एक पॉइंट आपके पास में होगा कि सर आरएस एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम, प्रीलिम्स जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 200 मार्क्स यहां पर होंगे, 200 नंबर यहां पर दिए होंगे। मेंस जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, वहां पर 50 और 150 शब्दों में लिखना होगा, उत्तर लेखन पर आधारित होगा। और उत्कर्ष वो संस्थान है जो आपको बहुत बेहतर तरीके से आंसर राइटिंग कराता है और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो करवाता है। फिर आपका इंटरव्यू जो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। ये पॉइंट जानने के बाद फिर होगा कि सर एक बात आपसे जाननी थी सर, आपने कहा कि आरएस प्रीलिम्स का जो एग्जाम है सर, वो सर प्री का एग्जाम छठवीं परीक्षा है, लेकिन सर उसके सिलेबस में है क्या क्या? तो पहली बात तो ध्यान रखना, आरएस प्रीलिम्स का जो पेपर होगा उस पेपर का नाम जीके एंड जीएस है, उसका नाम हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी नहीं है, उस पेपर का नाम जीके एंड जीएस है, अर्थात सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान है। सर सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान किसका सर? तो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, मैथ्स का, रीजनिंग का, करंट अफेयर्स का, इन सब का सामान्य ज्ञान। इसलिए वो चाहे कॉमर्स स्ट्रीम का हो, चाहे आर्ट्स स्ट्रीम का हो और चाहे साइंस स्ट्रीम का हो, उसको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी ये जो है इसका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। सर हिस्ट्री में कौन सी हिस्ट्री आएगी? तो ध्यान रखना, इस हिस्ट्री की फिर 3 पार्ट कर दिए जाएंगे। नंबर 1 राजस्थान का इतिहास, नंबर 2 राजस्थान की कला और संस्कृति, नंबर 3 भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। सर उसमें क्या क्या पढ़ना है? जो एग्जैक्टली आरएस 2026 के सिलेबस में जो डिफाइन किया गया है वो आपको पढ़ना है। फिर पॉलिटी सर, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान की पॉलिटी। ध्यान रखना राजस्थान की पॉलिटी अलग से नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान तो एक ही है, कोई अमेरिका नहीं है। ये अमेरिका में तो संघ का अलग संविधान है, राज्य का अलग संविधान है, लेकिन भारत है ये, भारत में हमारा एक ही संविधान है। उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। राजस्थान की जीके, राजस्थान की जीके मतलब राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की योजनाएं, राजस्थान सरकार की योजनाएं, ये जो आपकी पकड़ जितनी मजबूत होगी प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना आरएस प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर मान के चलिए 55 से 60%, 55 to 60, 55 से 60% क्वेश्चन राजस्थान से रिलेट होते हैं। और वो इसलिए भी दिए जाते हैं ताकि राजस्थान के विद्यार्थी अधिक से अधिक सेलेक्ट हो सके। जैसे आप बिहार पीसीएस को देखोगे तो वहां 55 से 60% क्वेश्चंस बीपीएससी के अंदर बिहार से संबंधित होंगे और वो वहां बिहारी जो तैयारी कर रहा है उसको ज्यादा अच्छे से पता होगा। महाराष्ट्र एमपी पीसीएस का जो होगा वहां पे मराठी लोगों को ज्यादा अच्छा पता होगा, गुजराती को गुजरात पीसीएस का ज्यादा अच्छा नॉलेज होगा। हालांकि दे सकता है, क्या राजस्थानी गुजरात पीसीएस दे सकता है? दे सकता है, लेकिन उसमें 55 to 65% जो है वो जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी जो आती है वो उस स्टेट की ज्यादा आती है। इसलिए आप यदि राजस्थान का आरएस का एग्जाम दे रहे हो तो स्पेशली राजस्थान रिलेटेड 5 टॉपिक आपके बहुत अच्छे से तैयार करना। राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की पॉलिटी और राजस्थान सरकार की योजनाएं, ये बहुत अच्छे से आप तैयार करना। तो यहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी, राजस्थान जीके, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, साइंस, रीजनिंग और उसी में मैथमेटिक्स भी आपके साथ में सम्मिलित है। आरएस मेंस में क्या क्या आता है? आरएस मेंस मैंने पहले कहा, आरएस मेंस में आपके टोटल 4 पेपर होंगे। जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, जीएस पेपर थर्ड, जीएस पेपर फोर्थ, हिंदी एंड इंग्लिश, और ध्यान रखना प्लस एक आपका ऐसे और जोड़ दिया गया है। यहां पर 40 नंबर का फोकस किस पे करना है? आंसर राइटिंग पर और एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर। वहां पर क्वेश्चन अब जो पूछा जा रहा है वो सीधा सीधा नहीं पूछा जा रहा है। जैसे अभी लेटेस्ट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, आप क्या सोचते हो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, गांधी जी के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? तो आप लिख के आ जाओगे
सत्य, अहिंसा, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, सर्वोदय का सिद्धांत, ऐसे नहीं आता है। क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 दशकों के दौरान गांधी जी के सिद्धांतों की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए और वर्तमान में भी उसके महत्व को बताइए। क्या क्वेश्चन पूछा, सिद्धांत भी पूछ लिए, उसकी उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन की रेलेवेंसी के साथ उसको जोड़ के पूछा और वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता पूछ ली गई। जैसे क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, वही क्वेश्चन यहां पे आ रहे हैं। 1909 के सुधारों ने भारत के निर्वाचन तंत्र के प्रत्येक संशोधन पर एक मूलभूत समस्या और विवाद का आधार समाविष्ट कर दिया था। स्पष्ट कीजिए। मतलब मेंस के क्वेश्चन जब देखोगे ना और उसकी प्रैक्टिस अगर आपने समय से पहले नहीं की तो ध्यान रखना, मेंस के एग्जाम वाले दिन आपको पसीने आ सकते हैं। इसलिए उत्कर्ष जो है इस बात का स्पेशली ध्यान रखता है कि कोई भी टॉपिक पढ़ाता है तो उस टॉपिक से बनने वाले 5 क्वेश्चन लिखाता है। फिर छठा क्वेश्चन लिखा के उत्कर्ष आपको ये तय करता है, देखो हमने पढ़ा दिया है लेकिन छठा क्वेश्चन आप लिख के लाना, क्योंकि ये आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। और वर्तमान में आरपीएससी जो है इसी पैटर्न पे जा रही है। आरपीएससी यूपीएससी के पैटर्न पे जा रही है, जहां पर आंसर राइटिंग के साथ साथ आपकी एनालिटिकल थिंकिंग जो है उसकी डिमांड्स लगातार बढ़ रही है। आरपीएससी भी यूपीएससी की तरह नहीं चाहती है कि हमारे पास में रट्टू तोते आए, बल्कि ऐसे होने चाहिए जिनकी डिसीजन मेकिंग हो, और डिसीजन मेकिंग उनकी बेहतरीन होती है जिनके पास एनालिटिकल थिंकिंग होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग याद रखना, ये बिंदु यहां पर एक बहुत अहम पॉइंट आपको दिखाई देगा। अब है आरएस इंटरव्यू कैसे होता है सर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है आरएस इंटरव्यू में आपकी कई सारे पॉइंट्स चेक किए जाते हैं। सबसे पहले तो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, और उस व्यक्तित्व परीक्षण में कहीं ना कहीं आपका ड्रेस कोड भी अहम होता है। देखो, आपके उत्तर अगर बेहतरीन है तब तो बोर्ड मेंबर्स का ध्यान आपके ड्रेस कोड पे जाएगा ही नहीं, लेकिन आपके उत्तरों में ताकत नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपको ड्रेस कोड के आधार पर भी लपेट सकते हैं। इसलिए आपकी पर्सनैलिटी को कई चरणों में चेक किया जाता है। आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को टेस्ट किया जाता है, आप कितने अवेयर हैं ये देखा जाता है करंट अफेयर्स के माध्यम से। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, हार्मुज की जल संधि क्या है। मतलब उसका उद्देश्य जल संधि पूछना नहीं है, वो ये पूछना चाहता है कि अभी हार्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है, और उस तनाव के बीच में खाड़ी देशों के पूरे व्यापार को प्रभावित किया है, हमारी खुद की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, तो यह हार्मुज क्या है। अब आपने कहा कि सर मैंने तो नाम ही नहीं सुना। इससे यह स्पष्ट होगा कि आपकी सामान्य चेतना कितनी है, जनरल अवेयरनेस आपकी कितनी है, और यह आपकी पर्सनैलिटी का कमजोर पक्ष झलकाएगा। कई बार आपको इंटरव्यू में सिचुएशनल क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसके माध्यम से आपकी कॉन्फिडेंस को चेक किया जाता है, और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं जिसमें आपकी डिसीजन मेकिंग देखी जाती है। और 4 मेंबर होते हैं, चारों मेंबर ध्यान रखना, वो क्वेश्चंस आपस में इंटरलेट होते हैं कि आपने पहले वाले में उत्तर क्या दिया और चौथे वाले में उत्तर क्या दिया, क्या वहां पर कोई कंट्रोवर्सी हो रही है, क्या वहां पर कोई विरोधाभास पैदा हो रहा है, तो वो भी चेक की जाती है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप जो है जैसे आपका इंटरव्यू कॉल हो उससे पहले आप मॉक जरूर दें। और इस बार तो आपको पता है उत्कर्ष के आरएस मॉक में हजारों विद्यार्थी, मतलब ये देख लीजिए टोटल 2300 के लगभग लोगों ने मॉक दिया था, उसमें से 1200 के करीब मॉक जो है वो उत्कर्ष में लोगों ने दिए, और उसमें सफलता की दर 60% से ऊपर है। तो ये अपने आप में दिखाता है। इसलिए आपको सिखाया जाता पर्सनैलिटी चेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, करंट अफेयर्स, राजस्थान का नॉलेज, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप का गुण, ये जो है सब चेक किए जाते हैं। सर नॉलेज टेस्ट नहीं होता क्या? नॉलेज का टेस्ट तो होता है, लेकिन किसी विद्यार्थी को 10 प्रश्न पूछे गए, 10 में से 8 पे उसने सॉरी कह दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जो 2 प्रश्न पूछे गए उन 2 प्रश्नों का उत्तर आपने कितना
तरीके से दिया है, प्रेजेंटेशन कैसा है आपका, और उस समय जो आपने सिचुएशनल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उस समय आपके हाव भाव कैसे हैं, ये सब चीजें वहां पर चेक की जाती है। मतलब जो आपको नहीं आया उसमें नंबर नहीं दिए जाते हैं, बल्कि जो आपको आया उसका प्रेजेंटेशन आपने कैसे किया उसके नंबर वहां पर होते हैं। और अब इस बार तो आपको बताया कि हमारे यहां पर मलिक सर, ललित के पंवार सर और कपिल सर के नेतृत्व में जो हमारे मॉक बोर्ड बनाए गए उसमें शानदार तरीके से विद्यार्थी को हर तरीके से परीक्षित किया गया। हमारे दलवीर सर के द्वारा एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए, हमारी पुष्पा सारस्वत मैडम के द्वारा इतने बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए कि एज इट इज वो क्वेश्चंस आरपीएससी में आए हैं। और आप देखना, अगर आपको देखना हो कि किस प्रकार से उत्कर्ष अपने इंटरव्यू बोर्ड, मॉक इंटरव्यू बोर्ड बनाता है और कैसे प्रश्न पूछता है, तो आज ही उत्कर्ष आरएस चैनल पे जाकर के जरूर देखना कि उत्कर्ष जो है मॉक इंटरव्यूज की तैयारी कैसे करवाता है। उसमें बहुत सारे मेरे भी मॉक आपको मिल जाएंगे जो मैंने लिए हैं। हमारे मलिक सर ने जो सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे वो मिल जाएंगे। आदरणीय ललित के पंवार सर जो आरपीएससी के चेयरमैन रहे हुए हैं, उनके नेतृत्व में कैसे प्रश्न पूछे गए उसको आप देखिए। आदरणीय पुष्पा सारस्वत मैडम ने कैसे क्वेश्चन पूछे गए उसको आप देखिए। दलवीर सर ने कैसे क्वेश्चन पूछे उसको आप देखिए, तो एक पता लग जाएगा। और हमारे बोर्ड में हम एक महिला को बिठाते हैं, साथ ही साथ एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट भी होते हैं, और एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा में ऑलरेडी जो सिलेक्टेड हैं, जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, उनको भी हम बुला करके उनके माध्यम से भी आपके इंटरव्यू को चेक करवाते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, एक विद्यार्थी जब इतनी पॉइंट सुन लेगा तो उसके दिमाग में होगा सर मैं आरएस की तैयारी कैसे शुरू करूं सर। तो आरएस की तैयारी कैसे शुरू करें? दो चीजें हैं, या तो आप अपनी पूरी तैयारी उत्कर्ष के भरोसे छोड़ दीजिए, आप हमारे भरोसे छोड़ सकते हैं कि सर कैसे बढ़ना है, क्योंकि कोई कोचिंग आरएस नहीं बनाती है, कोई किताब आरएस नहीं बनाती है, बल्कि एक विद्यार्थी जिस कोचिंग संस्थान की बेस्ट गाइडलाइन के अंदर काम करता है, कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी करता है, तो निश्चित रूप से विद्यार्थी आरएस बनता है और उसके बनने में फिर उस कोचिंग का भी नाम होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मेरा कहना होगा कि आप एनसीईआरटी से अपनी शुरुआत कीजिए। एनसीईआरटी मतलब जो आपने स्पेशली 6ठी से लेकर 12वीं तक की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उसमें भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, 10 तक अगर आप 6 से 12 तक कर लेते हैं तो आपका 40% आरएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर 12 तक कर लेते हैं तो 65 to 70% सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद कुछ टॉपिक आपको बढ़िया से तैयार करने हैं। उसमें फिर आप राजस्थान का जीके मजबूत क्यों करें? क्योंकि राजस्थान 55 से 60% क्वेश्चन जो है राजस्थान जीके के आते हैं। उसके बाद आपकी डेली करंट अफेयर्स पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, वो चाहे नेशनल करंट हो, चाहे इंटरनेशनल करंट हो, और चाहे रीजनल हो, चाहे राजस्थान का हो, उसको आप बढ़िया से तैयार करें। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं तो हमेशा एक सूत्र देता हूं एसपीआर का। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को देखें, फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखें और बार बार रिवीजन करें। तो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि प्री एग्जाम को पास करने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। फिर मॉक टेस्ट आप दें, उत्कर्ष के मॉक टेस्ट बहुत शानदार होते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है उसको भी आप कर सकते हो। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के माध्यम से भी जो है वो आप 50 और 150 शब्दों में कैसे लिखना है, और स्पष्ट कीजिए, वर्णन कीजिए, आलोचना कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, चर्चा कीजिए, समीक्षा कीजिए। इन शब्दों का एग्जैक्टली अर्थ क्या है वो आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आरएस बनने में कितना समय लगता है? अरे भाई, अगर रास्ता पता हो, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि कोई मानसरोवर में है या जयपुर एयरपोर्ट पे है, तो उसको गोपालपुरा बाईपास पहुंचने में कितना समय लगेगा? अगर उसको रास्ता पता है तो 20 मिनट में पहुंच सकता है। अगर रास्ता पता नहीं है तो उसको 20 घंटे भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी गाइडलाइन कैसी है, आप किसके सानिध्य में अपनी तैयारी कर रहे हैं। और लेकिन एक मोटा मोटा मान के चलें तो हम जो कराते हैं आपका 15 महीने का तो आपका सिलेबस है। फिर हम 6 महीने और मान के चलें तो लगभग 2 साल, और यदि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से लेते हैं तो आप 3 साल की तैयारी करें। जैसे 21 साल के हो
तड़ाक से आप निकल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपकी तैयारी में कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है, निरंतरता का होना जरूरी है। आपके पास स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए और प्लस आप बार बार चीजों का रिवीजन करें, बार बार चीजों का रिवीजन करें, जो आपको आरएस बनने में बड़ी भूमिका अदा करेगी। आरएस की सैलरी कितनी होती है, तो ध्यान रखना, शुरुआती सैलरी लगभग 50 से 60 हजार के बीच में होती है लगभग, और एडिशनल बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे सरकारी वाहन आपको मिलता है, हाउस अलाउंस मिलता है, मेडिकल मिलता है, पेंशन मिलता है, सिक्योरिटी एंड स्टाफ आपको मिलता है, जो ये चीजें आपको आकर्षित करती हैं। आरएस ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल जो आप देखोगे, पॉसिबल पोस्ट जो है, सबसे टॉप रैंक वाले एसडीएम बनते हैं, फिर डीवाईएसपी बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं, बीडीओ बनते हैं, एक्साइज ऑफिसर बनते हैं, तो और कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर बनते हैं। प्रमोशन का स्ट्रक्चर बहुत शानदार है कि एक आरएस ऑफिसर सीनियर आरएस बन के आईएएस तक प्रमोट होता है, और प्रमोशन के बाद वो कलेक्टर और सेक्रेटरी लेवल तक की पोस्टों तक जाता है। किस स्टूडेंट को आरएस की तैयारी करनी चाहिए? जिसका एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट हो, जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी हो, जिसमें गवर्नमेंट जॉब का ड्रीम हो और राजस्थान जीके उसकी पसंद हो। आरएस सिर्फ नौकरी नहीं, जिम्मेदारी और सम्मान भी है। अगर आपका सपना प्रशासन में जाकर बदलाव लाना है, तो आरएस आपके लिए बेहतरीन कैरियर ऑप्शन है, बेहतरीन कैरियर ऑप्शन है। और प्यारे विद्यार्थियों, इस क्रम में यदि आप आरएस बनना चाहते हैं, तो एक बैच हम आपके लिए लेके आए हैं, जो समग्र बैच है। समग्र बैच का मतलब जिसमें संपूर्ण तैयारी करवा दी जाएगी, वो चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, इंटरव्यू हो, सब चीजों की तैयारी उसमें होगी। उसको हमने नाम दिया है समग्र बैच। लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी कर सकते हो आप, ऑफलाइन भी कर सकते हो, लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी कर सकते हो। जोधपुर का लेते हो तो आपके 20,000 है, और जयपुर का लेते हो तो आपके 25,000 उसमें ऑनलाइन फीस है, ध्यान रखना, ऑफलाइन फीस अलग है। ये बैच स्टार्ट हो चुका है आपका 27 अप्रैल 2026 से। यदि आप इस बैच में अपना एनरोल करना चाहते हैं, तो दिए गए क्यूआर कोड पर आप एनरोल करके आरएस हेल्पलाइन में नंबर प्राप्त कर सकते हो 9001851604। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपका सपना आरएस अधिकारी बनना है, तो देर न कीजिए और अपने अंदर कमियां मत ढूंढिए, तू अपनी खूबियां ढूंढ। कमियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना, रखना ही है कदम तो आगे की ओर रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना, देखना ही है सपने तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए तो लोग हैं ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा संदेश जो है वो आप तक पहुंचा होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो विद्यार्थी जो 12th पास किए हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में, वो मेरे इस वीडियोस को सुन करके अपने आरएस के सपने को पूरा कर सकते हैं। आगे चलकर मैं आपके पास एक वीडियो और लेके आऊंगा कि उत्कर्ष ही क्यों, क्या है उत्कर्ष के अंदर, इसका एक पूरा वीडियो मैं अलग से लेके आऊंगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।